तो नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में कुंडली को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन में रेमेडीज किस तरीके से करनी चाहिए इसके बारे में भी हम डीप में ड्राइव करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो अभी तक आपने जब देखा था, जब मैंने पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने कहा था कि प्रश्न के ऊपर सबसे पहले बंदे का क्वेश्चन देखेंगे, हम किस भाव को स्टडी करना चाहते हैं। तो मान लीजिए जो सामने कुंडली खुली हुई है, हम उसके अंदर सेवंथ हाउस की स्टडी करना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ लगन चार्ट को स्टडी करना सीख रहे हैं। आप एडवांस जब क्लासेस में जाएंगे तो आप अलग अलग भावों की स्टडी भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि षोडश वर्गों की किस तरीके से स्टडी करी जाती है, 16 के 16 भाव कि भाव चलित को किस तरीके से स्टडी करते हैं, लगन चार्ट और भाव चार्ट में क्या फर्क होता है और उसकी किस तरीके से स्टडी करी जाती है। आप बहुत डीप ड्राइव करने वाले हैं। आप D9 चार्ट, नवांश चार्ट की डीप ड्राइव करेंगे। आप दशमांश चार्ट, कैरियर के लिए किस तरीके से देखा जाता है, D4 चार्ट भाग्य के लिए किस तरीके से देखा जाता है, D7 चार्ट को संतान के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसका सूक्ष्म मध्यम किस तरीके से करा जाता है। हम गोचर के बारे में डीप ड्राइव करेंगे। हम अष्टक वर्ग के बारे में डीप ड्राइव करेंगे कि अष्टक वर्ग से किस तरीके से फलित किया जाता है। हम दशाओं की डीप ड्राइव करेंगे कि दशाओं को किस तरीके से डिकोड किया जाता है। हम शटबल के बारे में डीप ड्राइव करेंगे। हम हर हाउसेस के बारे में, हर हाउस के ऊपर अलग अलग तरीके से डीप डाइव करने वाले हैं। फर्स्ट हाउस हेल्थ के बारे में किस तरीके से जाना जाए, स्वभाव के बारे में किस तरीके से जाना है। सेकंड हाउस धन के बारे में, परिवार के बारे में किस तरीके से देखा जाए। थर्ड हाउस भाई बहनों के बारे में किस तरीके से डीप डाइव करी जाए। घर वाहन के बारे में किस तरीके से देखा जाए। पांचवा हाउस संतान के प्रश्नों से रिलेटेड किस तरीके से आंसर दिया जाता है। ऋण रोग शत्रु के आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। विवाह से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रेम विवाह से रिलेटेड क्वेश्चनों का किस तरीके से आंसर दिया जाए। कैरियर से रिलेटेड हाउसों का किस तरीके से आंसर दिया जाए। प्रश्न ज्योतिष का किस तरीके से यूज किया जाए, हम सब ये अपने एडवांस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। आज मैं आपको कुंडली को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसका फंडामेंटल एक नियम बताने जा रहा हूं। बाकी हम डीप ड्राइव आगे की क्लासेस में करेंगे। तो इसका जो फंडामेंटल नियम है वो ये है कि हम सबसे पहले भाव को देखेंगे। भाव, मान लीजिए हम सेवंथ हाउस की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चार्ट के अंदर सेवंथ हाउस को देखेंगे कि सेवंथ हाउस कहाँ है। ये सेवंथ हाउस है, मान लीजिए ये हमारा सेवंथ हाउस है। इस भाव के अंदर कोई अशुभ प्लेनेट तो नहीं बैठा। सबसे पहले ये देखेंगे, भाव को अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे भाव, भावपति। भावपति का मतलब हो गया कि इस कुंडली के अंदर इस नौवा यानी कि जो गुरु है वो इसका भावपति है, इस भाव का लॉर्ड है। भाव लॉर्ड, भावपति, उसका अध्ययन करेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है भाव कारक। तो इन तीन तरीकों का ही अध्ययन करके किसी भी कुंडली का फलित किया जाता है। तो अगर हम इस कुंडली के सेवंथ हाउस को देखते हैं तो भाव के अंदर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं बैठा। ठीक है जी। इसमें हम दृष्टियों को भी ध्यान में रखेंगे कि दृष्टि आ रही है नहीं आ रही है, किस किस की दृष्टि आ रही है। तो अगर हम इस भाव के ऊपर देखते हैं तो इस भाव के अंदर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। तो हम दृष्टियों का भी इस पहले सीख लेते हैं कि दृष्टियां क्या होती हैं। देखिए, हर प्लेनेट की सेवंथ दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि हर प्लेनेट की होती है। तो तो हम कहेंगे सूर्य की सातवीं दृष्टि हर प्लेनेट की, यानी कि सूर्य से लेकर शनि तक हर प्लेनेट की सेवंथ दृष्टि होती है। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि, चंद्रमा की सातवीं दृष्टि, मंगल की सातवीं दृष्टि, बुध की सातवीं दृष्टि, बृहस्पति की सातवीं दृष्टि, शुक्र की सातवीं दृष्टि, शनि की सातवीं दृष्टि और राहु की सातवीं दृष्टि होती है। केतु की दृष्टि नहीं होती, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि केतु का सिर्फ धड़ होता है, उसका ऊपर का हिस्सा नहीं होता। तो केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती।
तो ये हो गया पहला नियम दृष्टि का। अब शनि को गुरु को और मंगल को कुछ स्पेशल दृष्टि दी गई है। शनि को स्पेशल दृष्टि दी गई है तीसरी और 10वीं। सातवीं तो होती है, सातवीं तो हर प्लेनेट की दृष्टि होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। फिफ्थ दृष्टि और 9वीं दृष्टि गुरु की होती है। इसी तरीके से मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि मानी गई है। तो ये हैं दृष्टियां। शनि की तीसरी, 10वीं, 7वीं, गुरु की 5वीं, 9वीं और 7वीं, मंगल की चौथी, 8वीं और 7वीं, ये दृष्टियां मानी गई हैं। सेम जो जुपिटर की दृष्टियां होती हैं, सेम दृष्टि राहु की होती हैं। यानी कि 5वीं, 9वीं और 7वीं, ये राहु की दृष्टियां भी होती हैं। इसके अलावा जितने भी प्लेनेट हैं, यानी कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि हम पढ़ ही चुके हैं, बुध की 7वीं दृष्टि होती है और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। उसके बाद हमने शनि की पढ़ ली, गुरु की पढ़ ली और मंगल की पढ़ ली और राहु की दृष्टियां हमने पढ़ ली। केतु की दृष्टि नहीं होती है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। ये जिस भी भाव में बैठते हैं उसके भावपति के अकॉर्डिंग या युति और दृष्टि के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। तो इसके हम एडवांस क्लासेस में राहु की बहुत डीप ड्राइव करने वाले हैं कि राहु और केतु किस तरीके के फल देते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे 7th हाउस। तो 7th हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लेनेट नहीं है, तो 1 नंबर मिल गया इसे। इसका भावपति कौन है? इसका भावपति है जुपिटर। जुपिटर सूर्य की राशि में बैठा है। देखिए यहां पर भी अगर हम जुपिटर को देखते हैं नीचे की तरफ भाव तालिका में, जुपिटर सिंह राशि में बैठा है और सिंह राशि उसके अति मित्र की राशि है। तो जुपिटर अपने भाव के लिए शुभ है, अपने भाव के लिए। इस कुंडली के लिए अशुभ है अशुभ है उसकी बात नहीं कर रहे हम, उस भाव के लिए बात कर रहे हैं कि जुपिटर शुभ है इस भाव के लिए। तो जुपिटर भाव भी शुभ हो गया और भावपति भी शुभ हो गया। अब आते हैं भाव कारक। भाव कारक, भाव कारक इसका है वीनस। हमने पढ़ा था जब कारकों के बारे में बात कर रहे थे, तो 7th हाउस का जो भाव कारक होता है तो वो होता है वीनस। तो अगर हम वीनस की स्थिति देखते हैं तो वीनस इसमें अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, देखिए शुक्र तुला राशि में ही बैठा है, नीचे भी देख सकते हैं। यहां पर स्वयं राशि बैठा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है यहां पर। अवस्थाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे और कि मृत अवस्था क्या होती है, डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ अवस्थाएं होती हैं। और अगर हम युति की भी बात करते हैं तो कोई भी प्लेनेट की युति जो होती है वो आपस में 3 डिग्री 20 मिनट के करीब हैं तो ही युति को माना जाएगा, वरना हम युति को नहीं मानेंगे। और सूर्य के केस में युति को 6 डिग्री 20 मिनट तक माना जाएगा, वरना हम सूर्य की युति को नहीं मानेंगे। क्योंकि सूर्य का जो ओरा होता है हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा प्लेनेट है सूर्य। तो जो उसका ओरा है, जो जैसे मान लीजिए एक प्लेनेट है, तो एक प्लेनेट का ओरा भी तो होता है, ये ओरा, ये ओरा है उसका। तो उसके ओरा के अंदर कोई प्लेनेट अगर आता है, टच हो जाता है, तो उसको युति मानेंगे हम, अन्यथा युति नहीं मानी जाएगी। तो शुक्र के साथ और अगर सूर्य के बीच में गैप को देखते हैं तो बहुत ज्यादा गैप है। हमने क्या बात की थी, 6 डिग्री 20 मिनट का गैप होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा गैप है। सूर्य और शुक्र के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। 11 और 26 में बहुत फर्क है, 11 11 दूनी 22, यानी 13 14 डिग्री का फर्क है। तो इनकी युति नहीं है सूर्य और शुक्र की। हाँ,
शनि और शुक्र का आपस में 3 डिग्री 20 मिनट से कम का गैप है, तो ये युति मानी जाएगी, ये युति मानी जाएगी। तो शनि और शुक्र की दृष्टि युति है, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और अपने ही मित्र के साथ युति है, तो इस कुंडली के अंदर 7th हाउस ठीक है। तो युति के हिसाब से भी, भाव के हिसाब से भी 1 नंबर मिल गया, युति के हिसाब से भी 1 नंबर मिल गया, और भाव कारक के हिसाब से भी 1 नंबर मिल गया। तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम है, इनके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है और शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, जो कि हर परिवार के अंदर होते हैं, पर वैवाहिक जीवन खराब नहीं है, क्योंकि शनि भी इस कुंडली के अंदर एक अच्छे प्लेनेट माने गए हैं, बुध के मित्र हैं शनि। मंगल की नेगेटिव दृष्टि आ रही है, ये हम बात मानते हैं, मगर यहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। भाव बहुत अच्छा है, भाव कारक बहुत अच्छा है, भाव पति बहुत अच्छा है, शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है, शनि की युति के साथ बैठा है, अपने मित्र की युति के साथ बैठता है। तो ये हो गए 4 पॉजिटिव पॉइंट और 1 नेगेटिव पॉइंट। अगर 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव घटा देते हैं तो 3 पॉजिटिव बचते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सप्तम हाउस है वो सही है, शादी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो इस तरीके से भाव को देखा जाता है। इसी को हम एक और हाउस की स्टडी करते हैं। तो इनके हम 11th हाउस को देखते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ये चार्ट किसका है, आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये चार्ट है किसका। तो अब हम 11th हाउस को देखते हैं, गेन्स, गेन्स के भाव को देखते हैं। तो गेन्स के भाव के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने योगों के बारे में आपसे बात की थी, तो हर वो चीज आप पढ़ चुके हैं, बस कुंडली को किस तरीके से स्टडी करना है ये हम और धीरे धीरे एडवांस कोर्स के अंदर और अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। हम 100 से ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन करने वाले हैं, हर टॉपिक का डीप ड्राइव करने वाले हैं हम इसके अंदर। तो हम 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस का भाव, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, भाव बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। शनि की दृष्टि आ रही है, शनि नवम के लॉर्ड है, अच्छी बात है, शनि की दृष्टि आ रही है। बुध के मित्र हैं, अच्छी बात है, शनि इस कुंडली के अंदर अच्छे प्लैनेट हैं, ये हमने पढ़ा था। शुक्र की दृष्टि आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, सूर्य भी बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। अभी दशाओं अंतरदशाओं की नहीं बात कर रहे। दूसरी बात, हमने बात की थी जो लगन का स्वामी है यानी कि मंगल, केंद्र भाव में आ गया, धन योग बन गया। धन योग में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दूसरे और 11वें भाव का संबंध अगर, तो सॉरी, त्रिकोण भाव से बन जाए, त्रिकोण भाव से बन जाए तो वो धन योग बनता है, मगर यहां पर मंगल भी केंद्र भाव में है, तो स्थिति अच्छी है यहां पर। और यहां पर जुपिटर की नवम दृष्टि आ रही है, 7वीं 8वीं और 9वीं, जुपिटर की शुभ दृष्टि आ रही है यहां पर। तो भाव, भावपति और इस भाव का कारक हमने किसको पढ़ा था, जुपिटर को माना था। जुपिटर की स्थिति भी अच्छी है, किसी भी नेगेटिव प्लैनेट का इंपैक्ट जुपिटर के ऊपर नहीं दिख रहा है। तीसरे घर के अंदर जुपिटर सूर्य की राशि के अंदर है, अपने मित्र की राशि के अंदर है जुपिटर, अति मित्र की राशि के अंदर, तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाले। तो 11वां भाव भी इस कुंडली का अच्छा माना गया है। अब इस इनकी क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिविटी पंचम हाउस के बारे में। तो फिर से नियम सिंपल हैं, क्या नियम है हमारे, भाव भावपति भाव कारक युति और दृष्टि, भाव भावपति भाव कारक युति और दृष्टि। तो भाव, पंचम हाउस, पंचम हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र, अपने ही घर में बैठा है, बलवान, बहुत बलवान बन गया। शुक्र शनि के साथ बैठा है, बलवान। सूर्य भी बैठा है, कुछ नुकसान करेगा,
कुछ नुकसान करेगा, पर उतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में स्वयं हैं, खुद हैं, और अगर कोई दुश्मन आ जाता है आपके घर के अंदर, और आप अपने घर के अंदर खुद बैठे हैं और आपका दोस्त भी बैठा है, तो क्या दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पांचवा घर भी इस कुंडली के अंदर अच्छा घर माना गया है। तो पांचवा घर भी इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम कुंडली का अध्ययन करते हैं कि कुंडली को किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो भाव, भावपति और भाव कारक के बारे में हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर सही नहीं है और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में ही रिजल्ट देगा, और उन्हीं भावों का रिजल्ट देगा जो भाव उसके साथ लिंक हैं। तो उन प्लैनेटों की रेमेडीज कैसे करी जाती हैं? तो रेमेडीज में तीन तरीके की रेमेडीज होती हैं। एक होती है चार चार तरीके से। यज्ञ, यज्ञ करते हैं लोग बाग। मंत्र उच्चारण करते हैं लोग बाग। प्रवाह करते हैं, जल प्रवाह करते हैं लोग बाग। और जैम स्टोन पहनते हैं लोग बाग। तो अब इस लॉजिक को समझने की जरूरत है आपको। मैंने बताया था कि चार तत्व होते हैं: अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। ये चार तत्वों की राशियां मानी गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम रेमेडीज करते हैं। किसी को भी रेमेडीज बताएंगे तो हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। कैसे बताएंगे? अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए इस कुंडली के अंदर हम सूर्य की रेमेडी करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य किस तत्व की राशि में बैठा है। वह जल तत्व की राशि में बैठा है, वह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, वह वायु तत्व की राशि में बैठा है, या वह पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है। पहला पॉइंट। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लेनेट अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, तो हम उनको यज्ञ करने की सलाह दे सकते हैं। अग्नि, अग्नि का मतलब होता है आहुति। हम आहुति दे रहे हैं यज्ञ के अंदर, तो हम यज्ञ की रेमेडी सबसे पहले बताएंगे, अगर वो यज्ञ कर सकता है तो। अगर वो यज्ञ नहीं कर सकता तो हम अगली रेमेडी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। मगर सबसे जो उत्तम रेमेडी मानी जाएगी वो हवन माना जाएगा। कि सुबह सुबह आप एक मिट्टी का मटका, मटका कह रहा हूं, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए। उसमें उपले होते हैं, जो गाय के कंडे आते हैं, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उसको रखिए। उसके ऊपर एक कपूर रखिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी रखिए, और 5 आहुति डेली आपको सूर्य के मंत्र के साथ देनी है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो आप इसको बोल सकते हैं। यज्ञ का मतलब पंडित को बुलाना नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि आपने एक कटोरा लिया, उसके अंदर एक समिधा रखी या लकड़ी रखी, गोबर का कंडा रखा, उसके ऊपर अग्नि को प्रज्वलित करा, और अपने आपने आहुति दी उस मंत्र की। आप 5 आहुति दे सकते हैं, आप 11 आहुति दे सकते हैं, आप 108 आहुति भी दे सकते हैं। तो इस तरीके की आप रेमेडीज बता सकते हैं। अगर वो प्लेनेट जल तत्व के अंदर है, तो आप जल प्रवाह या दान देने के लिए बोल सकते हैं। जल प्रवाह और दान देने के लिए, दान जल प्रवाह कर दिया हमने। तो कोई भी सूर्य की आइटम, गेहूं, गुड़, आप दान करने के लिए बोलिए। आप बोलिए कि बंदरों को खिलाएं। सूर्य से रिलेटेड आप दान कोई भी बोल सकते हैं। हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, जब दान के ऊपर आएंगे, हम रेमेडीज के ऊपर आएंगे, तो हम हर हाउस के बारे में रेमेडीज को पढ़ने वाले हैं।
अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है जो कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। इसके बाद अगर वो प्लेनेट वायु तत्व की राशि में है तो आप मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोल सकते हैं कि एक जगह पर बैठ जाओ, आप एक माला कीजिए 108, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। या आप नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इससे सूर्य प्रबल होगा। आप सूर्य को जल भी अर्पण कर सकते हैं। जल के अंदर जब हमने बात की थी, तो ये हो गई सूर्य की रेमेडी। कितनी सुंदर रेमेडी है, कितना इंटरलिंक है देखिए। अग्नि में यज्ञ का यूज किया हमने, जल के अंदर हमने दान का यूज किया और प्रवाह का यूज किया। वायु के अंदर हमने किसका यूज किया? मंत्रों का यूज किया, क्योंकि मंत्र ही सर्वव्यापक हैं, वायु तत्व की राशि के अंदर है। और फाइनल, अगर आपकी जो कुंडली में कोई प्लेनेट अगर पृथ्वी तत्व की राशि में है तो आप उसका स्टोन धारण करवा सकते हैं। मगर स्टोन धारण करने के लिए वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर शुभ भी होना चाहिए। तो इसीलिए स्टोन की जब भी रिकमेंडेशन करना, तो आप बहुत सोच समझ के करना, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं कि स्टोन की रिकमेंडेशन किस तरीके से की जाती है। तो ये आपने सीखा कि हमें कब मंत्रों का यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए। अग्नि तत्व की राशि में अगर कोई प्लेनेट है, जल तत्व की राशि में कोई प्लेनेट है, तो हमें जल प्रवाह या दान देना चाहिए। वायु तत्व की राशि में कोई प्लेनेट है, दान दान तो आप कहीं कभी भी किसी में भी दे सकते हैं। वायु में मंत्रों का जाप करना चाहिए। और स्टोन कब धारण करना चाहिए? जब अर्थ प्लेनेट के अंदर कोई भी प्लेनेट हो। तो ये था आपका टॉपिक कि हम किस तरीके से रेमेडीज करते हैं और किस तरीके से किसी भी चार्ट को पढ़ा जाता है। भाव, भावपति, भाव कारक, दृष्टि और युति के अकॉर्डिंग ही आप किसी कुंडली का फलित कर सकते हैं। तो हम बहुत डीप में समझने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें वर्ग चार्टों को भी देखना पड़ता है, हमें अवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, हमें शट बल भी देखना पड़ता है, अष्टावर्ग का भी देखना पड़ता है। तो हर चीजों को किस तरीके से देखा जाता है, ये हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर डीप में ड्राइव करने वाले हैं। अब हम एक टॉपिक और कवर करते हैं इसके बाद। जो हमारा टॉपिक है कुंडली के अंदर, जैसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि अमावस्या कब है, पूर्णमासी कब है, सोलर सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है। तो अब हम कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं उसके लिए मैं एक एक करके चार्ट खोलूंगा, तो आप चार्ट्सों के माध्यम से ही वो सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले मैं चार्ट खोल लेता हूं। अमावस्या के बारे में, तो मैंने अमावस्या का चार्ट खोल लिया है। इसके बाद अगला चार्ट खोल लेते हैं, फाइल ओपन। अमावस्या के बाद हम खोल लेते हैं पूर्णिमा का चार्ट, और फिर इसके बाद फाइल मैनेजर में जाके हम खोल लेते हैं सूर्य ग्रहण, और इसके बाद हम खोल लेते हैं अगला चार्ट अपना चंद्र ग्रहण का। तो अब हम एक एक करके सारे चार्टों की डीप में ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले अमावस्या। देखिए अमावस्या क्या होती है? अमावस्या का मतलब होता है कि चंद्रमा का न्यू मून डे भी कहते हैं उसे, न्यू मून डे, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से क्षीण हो जाता है, फिर उसकी नई बढ़त चालू होती है, और उस दिन को पूरी स्काई के अंदर काला काला रहता है, यानी कि अंधेरा रहता है हमारा। तो अमावस्या जब भी होएगी, अगर कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक साथ किसी भी घर के अंदर आ जाएं, तो वो दिन अमावस्या का दिन कहा जाता है। डिग्री का भी ध्यान रखना होगा। मैंने जो डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया है, सूर्य और चंद्रमा
जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे, हो सकता है एक कुंडली में आ गए मगर वो अमावस्या दिन नहीं मानी जाएगी। जैसे ही वो आपस में 6 डिग्री 20 मिनट के पास आते हैं, झट से अमावस्या स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो आपस में 1 डिग्री के ऊपर आ जाते हैं, सेम डिग्री पे आ जाते हैं, तो वो पूर्ण अमावस्या मानी जाती है। यानी कि पूर्ण अमावस्या, वो वाला जो समय है पर्टिकुलर, वो पूर्ण अमावस्या का समय है। तो जैसे इस कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं और 26 डिग्री के गैप, 1 डिग्री के गैप पे हैं, लगभग लगभग सिर्फ 1 डिग्री का गैप है, तो ये अमावस्या का पूर्ण पूर्ण अमावस्या है कि पूरा तरीके से आकाश के अंदर अमावस्या का समय चल रहा है। समय पर्टिकुलर टाइम, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो कोई भी टाइम हो सकता है। तो मैंने शाम को 6 बजे डाला हुआ है इस कुंडली के अंदर। तो 6 बजे अमावस्या स्टार्ट हो गई थी। तो सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ हैं तो वो अमावस्या मानी जाएगी। एक साथ किसी भी लगन, लगन के अंदर कह रहा हूं, किसी भी भाव के अंदर। इसी तरीके से अगर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो मैं वो चार्ट खोल लेता हूं फाइल मैनेजर पे जाके। हाँ, ये रहा। ये है पूर्णिमा। अगर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने आ जाएं, यानी कि सबसे ज्यादा दूरी पर है वो एक दूसरे से, उस टाइम सूर्य जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। एक दूसरे के सामने है पूर्ण रूप से। जैसे जैसे चंद्रमा इसके पास आता जाएगा, देखो ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम कम होती चली जाएगी ना। इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है। ये इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है ना। यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो अमावस्या हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो अमावस्या हो जाएगी। फिर इसके बाद चंद्रमा बढ़ना चालू हो जाता है, यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण रूप में आ जाएगा, पूर्ण रूप में आ जाएगा, पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा। फिर इसके बाद चंद्रमा घटना चालू हो जाता है, घटना चालू हो जाएगा। और जब चंद्रमा यहां पर आ जाएगा तो फिर से अमावस्या हो जाएगी। कितना देखो, कितना हमारे कुंडलियों से सब पता लग जाता है। तो जब ये आमने सामने आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णिमा बोलेंगे। वो पूर्णमासी का दिन कहलाता है। अब अगर सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं और या इनके साथ राहु या केतु में से कोई आ जाए, कहते हैं ना राहु केतु चंद्रमा का भक्षण कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो उस दिन चंद्र ग्रहण माना जाता है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस दिन चंद्र ग्रहण माना जाएगा। ये चंद्र ग्रहण का दिन माना जाएगा। यानी कि इधर तो राहु यहां आ जाए, केतु यहां आ जाए, या केतु यहां आ जाए और राहु यहां आ जाए, इनके साथ आ जाए। यानी कि सूर्य के साथ आ जाए या चंद्रमा के साथ, राहु या केतु में से कोई भी आ जाए। क्योंकि अगर किसी की एक के साथ आएगा तो सामने उसके साथ तो हो ही जाएगा। तो वो चंद्र ग्रहण माना जाता है। अभी आपने देखा था 2 दिन पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो ये रहा उसका चार्ट जो हमने बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। ये देखिए, ये आपका चंद्र ग्रहण का चार्ट है। इसके अंदर क्या है? सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने है, 180 डिग्री पे है। ये पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा। और राहु और केतु सूर्य के साथ हैं, तो ये चंद्र ग्रहण बन गया, चंद्र ग्रहण। इसी तरीके से अगर सूर्य और चंद्रमा साथ साथ हों, सूर्य और चंद्रमा साथ साथ हों, तो मैं बना देता हूं। हाँ, ये रहा, खोल लेते हैं चार्ट को। ये रहा, सूर्य और चंद्रमा साथ साथ हों और साथ में, मैंने टाइमिंग गलत लिख लिया, ध्यान से ये चार्ट को दोबारा बना देंगे। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों तो अमावस्या हो जाएगी,
और उनके साथ अगर राहु या केतु की युति हो जाती है तो वो सूर्य ग्रहण माना जाएगा। सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या वाले दिन और चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन जब वो आमने सामने होंगे, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, तो वो पूर्णिमा होगी। अगर राहु केतु भी उनके साथ आ गए तो वो चंद्र ग्रहण माना जाएगा। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं किसी भी भाव के अंदर तो वो अमावस्या का दिन माना जाएगा। और अगर उसी समय पर राहु या केतु भी उनके साथ हो जाएं तो वो सूर्य ग्रहण का दिन माना जाएगा। तो इन सब कॉन्सेप्टों को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ते हैं, अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, मैंने लग्नों को कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में आज हमने बात करी। भाव, भावपति, भाव चालक हमने पूर्ण बात करी। हमने रेमेडीज के का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि रेमेडीज किस तरीके से देनी चाहिए। किसी भी ऐसे नहीं कुछ भी रेमेडी चिपका दो किसी को, नहीं। रेमेडीज का महत्व है। प्लैनेट की कब रेमेडी करनी चाहिए, जब उसकी दशा अंतरदशा या उससे कोई फल हमें लेना हो, जब उसकी रेमेडी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, वो किस तत्व की राशि में है तो हमें रेमेडी करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल का कोर्स, फंडामेंटल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो लगभग अब तक हमने देखिए जो भी मैंने आपको दिखाया, आपने इस चार्ट के अंदर देखा, हमने लग्न के बारे में हमने डीप ड्राइव करी, हमने 12 भावों को समझा, लग्न किस तरीके से बनाया जाता है ये भी हम डीप ड्राइव कर चुके हैं। लग्न के अंदर प्लैनेट किस तरीके से स्थित होते हैं हमने इसके बारे में भी डीप ड्राइव करी। इनका क्या महत्व है, डिग्री का क्या महत्व है, जैसे मैंने बताया कोई भी प्लैनेट सूर्य को छोड़ के अगर 3 डिग्री 20 मिनट के पास आसपास हैं आपस में दूरी उनकी, तो वो कंजंक्शन मानी जाएगी, उनका योग माना जाएगा, उनकी युति मानी जाएगी। सूर्य के केस में 6 डिग्री 20 मिनट को आप ले सकते हैं। सूर्य क्योंकि बहुत बड़ा प्लेनेट है। तो हमने डिग्रीज को समझा, डिग्री के अकॉर्डिंग अवस्थाओं को अब हम एडवांस कोर्स के अंदर देखेंगे। हमने नक्षत्र को देखा कि नक्षत्र क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं। नक्षत्र जिस नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा भरणी नक्षत्र के अंदर है। देखिए चंद्रमा, हम यहाँ पर आते हैं, चंद्रमा ये रहा चंद्रमा। चंद्रमा इसके अंदर मेष राशि के अंदर, देखो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, भरणी नक्षत्र के अंदर पहले चरण के अंदर है। इसका लॉर्ड होता है शुक्र। और जो भी मैंने कहा था कि चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होगा वो आपकी राशि होगी, और चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होगा, जिस पद के अंदर होगा, उसका जो अक्षर होगा, इसमें अक्षर भी लिखा हुआ है ली, तो इस व्यक्ति का नाम ली से निकलेगा, ली। तो ये उसका नामकरण भी इस तरीके से होता है। हम और पढ़ेंगे मैरिज, मांगलिक दोष किस तरीके से देखे जाते हैं, ग्रह गुरु चंडाल दोष कैसे होते हैं, बहुत सारे दोष योगों के बारे में हम आगे के सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। हम हर चीज पढ़ने वाले हैं, हर चीज की डीप ड्राइव करने वाले हैं। आप इसी तरीके से एक एक टॉपिक को समझेंगे आप मेरे साथ। तो ये होते हैं चार्ट्स, आप देखिए, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर है, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, वहां पर ज्योतिष ऐप के नाम से लिखिए, एक सॉफ्टवेयर आएगा, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। आपको अभी कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आप पराशर लाइट में 25-30 हजार रुपए लगाएं या 20 हजार रुपए लगाएं। 20-25-30 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर है, तो आपको अभी कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल के अंदर ज्योतिष ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं और प्ले स्टोर के ऊपर लिखते हैं ज्योतिष, JYOTIS है ज्योतिष ऐप, तो आपको कुछ इस तरीके की ऐप दिखाई देगी, ज्योतिष ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं इस ऐप की वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोग उस ऐप को चला पाएं, देख पाएं किस तरीके से हम करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने एडवांस कोर्स के अंदर। एडवांस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी एडवांस चीजें सीखने वाले हैं, मैरिज के बारे में, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कैरियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, संतान भाव के बारे में, मैरिज के बारे में, लव मैरिज के बारे में, मांगलिक दोष किस तरीके से देखा जाता है, और भी बहुत सारे दोष, गुरु चंडाल दोष किस तरीके से देखे जाते हैं, विष दोष किस तरीके से देखे जाते हैं, बहुत सारे दोषों के बारे में बात करने वाले हैं।
एक एक डिविजनल चार्ट को हम डीप में समझने वाले हैं, अष्टावर्ग के बारे में बात करने वाले हैं, भाव चलित क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, हम डीप डाइव करेंगे। दशाओं के बारे में हम समझेंगे, षटबल के बारे में हम समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगाओ, तो आप एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।